तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फॉल फॉर मी नाम की इस बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि हमें एक तरह से अब ओटीटी पर देखने को मिल रही है। नेटफ्लिक्स द्वारा इसे बनाया गया है और ओटीटी पर ये हमें देखने को मिल रही है इनके। ये एक रोमांटिक मूवी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। लिली अपनी बहन वेलेरिया से मिलने जाती है और उसे यह जानकर हैरानी होती है कि उसकी सगाई एक फ्रांसीसी व्यक्ति मनु से हो गई है। उसकी अचानक मुलाकात नाइट क्लब मैनेजर टॉम से होती है, जिससे दोनों के बीच तुरंत जुड़ाव हो जाता है। द्वीप की घटनाओं के पीछे एक गहरा राज छिपा है। निदेशक शेरी होरमैन, लेखक स्टेफनी सिचोल्ट, सितारे स्वेंजा जंगथियो थ्रेब सेंटजे ट्राओ। स्वेंजा जंग जन्म 28 मई 1993 वेरोथ में एक जर्मन अभिनेत्री है। आजीविका जंग ने 2012 में अपनी अंतिम स्कूली परीक्षाएं पूरी की और कोलोन के जूनियर हाउस में अभिनय की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने बायरिशर रंडफंग की टीवी सीरीज ज़्विशेन किंडरहाइट अंडरवात्सेंसेन में अभिनय किया और एक मॉडल के रूप में भी काम किया। उन्होंने टीवी विज्ञापनों और लघु फिल्मों में भी अभिनय किया। जंग ने फीचर फिल्म फकिंग बर्लिन में सोनिया रॉसी की भूमिका निभाई और एंड्रिया स्टीनहोफेल की फिल्म द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड के फिल्म रूपांतरण में कैथ 2015 की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने और भी प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। ZDF फिल्म ओस्टफ्रीसेंकिलर में उन्होंने मानसिक रूप से विकलांग सिल्विया क्लेन का किरदार निभाया। अपनी 3 प्रमुख भूमिकाओं के लिए जंग को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री के रूप में न्यू फेसेस अवार्ड 2017 के लिए नामांकित किया गया था। जंग ने फाचोचस्चुले पोत्सडेम में यूरोपीय मीडिया विज्ञान का भी अध्ययन किया। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2011 स्टैम्प एम्स्टरडम, 2012 टेर श्लुसेल, 2013 ज़्विस्चेन किंडरहाइट अंडरवात्सेंसेन बेरिस्टर रनफंक, 2014 बेसोंडर्स लघु फिल्म सिरेन फिल्म अकादमी लुडविग्सबर्ग, 2015 अंटर अनज लिसा ब्रुक टीवी श्रृंखला हेल्डटमेंडी एपिसोड वेहरलोस, 2016 कमबख्त बर्लिन सोनिया फीचर फिल्म वेरक्ट नाच FIXI मेडेन सिनेमा फिल्म मेरी दुनिया का केंद्र कैट सिनेमा फिल्म बुआ लोमड़ी जोहन्ना एपिसोड पेराडा एवोगेल डार्थ मॉल अप्रेंटिस जेडी अप्रेंटिस लघु फिल्म 2017 ओस्टफ्राइसेंकिलर सिल्विया क्लेन फीचर फिल्म अरमांस गेहेमनिस मिलेना टीवी श्रृंखला लेट्सेस पर बर्लिन अन्ना श्रेडर टीवी श्रृंखला टेटोर्थ वेर जेटर्ट एलिन IST चिड़िया टीवी श्रृंखला इलेक्ट्रिक गर्ल लिसी सिनेमा फिल्म ए गस्टिच उबेर डीलिब डी मारिया सिनेमा फिल्म मारो नानी अमेजन श्रृंखला जरार विल्ड जाहरे जेनी ओलसेन टीवी श्रृंखला 2018 सोकोस जेरसेटट जना फोर्स्टर टीवी फिल्म जेनसीट्स डेर एंगस्टकरिन कोरशाक टीवी फिल्म डेर सस ब्रे जोला टीवी फिल्म एंटजे त्राय जर्मन एएनटीजे जन्म 18 जनवरी 1981 एक जर्मन अभिनेत्री है। उन्होंने 1997 में 16 साल की उम्र में नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। 2000 की जर्मन फिल्म वेरलोरेन किंडर में अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और 2009 की फिल्म पैंडोरम के लिए अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की भूमिका में दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म मैन ऑफ स्टील 2013 और द फ्लैश 2023 में खलनायक फॉराउल के चित्रण के लिए जानी जाती है। साथ ही जर्मन नेटफ्लिक्स श्रृंखला डांक में एग्नेस नील्सन के लिए भी जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन त्राउ का जन्म पूर्व जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य पूर्वी जर्मनी के सैक्सोनी के मित्तवेड़ा में हुआ था। उनकी मां एक नर्तकी और संगीतकार थीं। वह धाराप्रवार जर्मन और अंग्रेजी बोलती है। उन्होंने 6 साल की उम्र से लेकर किशोरावस्था तक एक विशिष्ट प्रशिक्षण इकाई में कलात्मक जिम्नास्ट का प्रशिक्षण लिया। उनके रंगमंचीय करियर की शुरुआत एक स्कूली नाटक में जीन डियार की भूमिका निभाने से हुई। 16 साल की उम्र में उन्हें इंटरनेशनल म्यूनिक आर्ट लैब के पहले हिप ओपेरा संगीत में वेस्ट एंड ओपेरा में मुख्य भूमिका मिली। 5, 6, 7 आजीविका त्राय ने 4 साल तक प्रोडक्शन के साथ प्रदर्शन किया और दौरा किया, पूरे जर्मनी, यूरोप और न्यूयॉर्क शहर में मंचों पर दिखाई दिए। इसके बाद त्राय कई फिल्मों और टेलीविजन फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे क्लेन उपिन फॉरएवर, बर्लिन बाय द सी और फैंटम पेन।
1. 2008 में त्राउ को फिल्म पेंडोरम में मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया था, जो क्रिश्चियन अलवार्ड द्वारा निर्देशित एक विज्ञान कथा थ्रिलर फिल्म थी जिसे ट्रेविस मिलोय ने लिखा था और जिसमें डेनिस क्वेड और बेन फोस्टर ने अभिनय किया था। 8. 2013 में त्राउ ने सुपरमैन फिल्म मैन ऑफ स्टील में खलनायक फॉराउल की भूमिका निभाई, 2 जिसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 9. 10 फॉरा की भूमिका की तैयारी में त्राउ ने 4 महीने का गहन प्रशिक्षण और डाइटिंग कार्यक्रम किया। 11. 2014 में त्राय ने यूनिवर्सल पिक्चर्स की एक्शन फंतासी फिल्म सेवेंथ सन में बोनी लिजी का किरदार निभाया। 12. 2016 की ARD निर्मित टीवी फिल्म फैटल न्यूज डी में गिजेल न्यूमायर के काल्पनिक चरित्र को चित्रित करने के लिए उन्हें जर्मनी में आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 13. और 2016 के लिए जर्मन टीवी प्रोडक्शंस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामांकन, दोनों मिनिसरीज वेनबर्ग और बर्लिन 1 में उनकी महिला प्रधान भूमिकाओं के लिए। उसके बाद से उन्हें कई जर्मन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और टीवी प्रोडक्शंस में मुख्य भूमिकाओं या आवर्ती सहायक भूमिकाओं में लिया गया है, जिसमें 2017 की फिल्म बाय बाय जर्मनी अभिनेता मोरित ब्लेबत्रेउ के साथ सैम गार्बर्स्की द्वारा निर्देशित, 2017 और 2018 में थ्रू की आगे की अभिनय प्रस्तुतियों में जर्मन नेटफ्लिक्स श्रृंखला प्रोडक्शन डांक एग्नेस नील्सन के रूप में और जर्मन फिल्में दास एंडे डेर वाहरहित स्पीलमाकर और बैलोन शामिल हैं। 2019 में थ्रू ने जर्मन ZDF नियो टीवी मिनिसरीज डेड एंड में कलाकारों की भूमिका निभाई। त्राउ ने 2023 में रिलीज हुई द फ्लैश में फॉराउल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। व्यक्तिगत जीवन। त्राउ पहले अभिनेता बेन फोस्टर के साथ रिश्ते में थीं और उनके साथ रहने के लिए लॉस एंजल्स चली गईं। 15. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2000 वेरलोरेन किंडर टीवी फिल्म। 2003 डायनाचोथ डवर फ्रांसिस्का छोटा। 2004 क्लेनरुपिन फॉरएवर रमोना। 2005 202 ए जेसिका छोटा। 2006 गोल्डजंज मैनुएला। 2007 अहंकार इसाबेल। 2008 समुद्र के किनारे बर्लिन एस्टेले। 2009 पेंडोरम नादिया महिला प्रधान भूमिका। ब्लाउ डॉट पोज पत्रकार छोटा। 2011 युद्ध के 5 दिन छो। 2012 नोबेल की अंतिम वसीयत बिल्ली का बच्चा टीवी फिल्म। 2013 मैन ऑफ स्टील फॉराउल मुख्य भूमिका। एने कॉमेडिया स्वयं छोटा। 2014 गैर ग्रेट चेन बटा रेड विडो। 2015 सातवां बेटा बोनी लिथी। बर्लिन 1 दे इरमा बर्जर टीवी फिल्म बटा मुख्य महिला भूमिका बटा जर्मन टीवी पुरस्कार 2016 का नामांकन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। घातक समाचार दे गिसेले न्यूमायर टीवी फिल्म बटा मुख्य महिला भूमिका। थियो थ्रेब्स जन्म 6 सितंबर 1994 एक जर्मन अभिनेता है जो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म द व्हाइट रिबन 2009 में फर्डिनेंड की भूमिका और नाटकीय फुटबॉल फिल्म लेसन्स ऑफ ए ड्रीम 2011 में फेलिक्स की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। दीबनी। थ्रेब्स 5 बच्चों वाले परिवार में रहते हैं। उनकी मां डोरोथिया थ्रेब्स एक टैलेंट एजेंट है। एक और उनके भाई बहन एनो, लिली, नेले और पेपे 2 भी युवा जर्मन अभिनेता हैं। थ्रेब्स ने पहले लिली द विच, द ड्रैगन एंड द मैजिक बुक 2008 में सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। क्रूप ए जर्मन फैमिली 2008, अल्फ्रेड क्रूप 10 से 13 वर्ष की आयु के रूप में और माइकल हानेके के पुरस्कार विजेता ऐतिहासिक नाटक द व्हाइट रिबन 2009 में फर्डिनेंड के रूप में। 2010 में वे रामबॉक और टेलीविजन अपराध श्रृंखला इंस्पेक्टर बारबारोटी मेन शोहने हंड में दिखाई दिए। 2011 में वे फुटबॉल थीम वाली नाटकीय फिल्म लेसन्स ऑफ ए ड्रीम में फेलिक्स हार्टुंग के रूप में दिखाई दिए। 3. अपने खाली समय में वह खेलों में सक्रिय रहते हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग 29 सैर में नाविक के रूप में। 5. फिल्मोग्राफी। फिल्म और टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2006 दाइक्लेन बेनी मशुले 2 फ्लोरियन वीडियो। 2008 सारा लड़का 3 छोटा। 2009 क्रूप युद्ध और शांति के बीच एक परिवार दे अल्फ्रेड क्रूप उम्र 10-13 ZDF टीवी मिनी सीरीज। 2009 लिली द विच, द ड्रैगन एंड द मैजिक बुक एंड्रियास। 2009 सफेद रिबन फर्डिनेंड। 2010 प्रिंस एंड बॉटल लड़का ZDF टीवी मिनी सीरीज। 2010 इंस्पेक्टर बारबरोटी मेंश ओहनेहुंड क्रिस्टोफर ग्रंट टीवी फिल्म। 2010 रैम्बॉक बीन बजाने वाला।
2011 एक सपने के सबक 3 फेलिक्स हार्टिंग 2011 स्टटगार्ट हत्याकांड सोर्गेनकिंडर नोआ ब्रॉक टीवी श्रृंखला एपिसोड 2012 टेटोर्थ डेर वाल्स्टेहट श्वार्ज अंड श्वेगेट बच्चा टीवी श्रृंखला एपिसोड 2012 टैटोर्थ फेट्टे हुंदे कॉन्स्टेंटिन ब्रांट टीवी श्रृंखला एपिसोड 2017 ग्रीष्मकाल 44 खोई हुई पीरी दे नफके टीवी फिल्म तिजान मारेई जन्म 1996 बर्लिन एक जर्मन अभिनेत्री है। उन्होंने 2007 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की और 2013 से जर्मन और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन श्रृंखलाओं और फिल्म निर्माणों में नियमित रूप से दिखाई देती रही है। मारेई की मां जर्मन है, उनके पिता के सर्कसियन पूर्वज है। 1-2 जब वह 10 साल की थी तो बुंडेसुगेंडस्पीले के एक कास्टिंग डायरेक्टर को उसके बारे में पता चला और उसने जेडीएफ टेलीविजन फिल्म द इको ऑफ गिल्ट में अन्ना लूज के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई। 1 हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में भारत के गोवा में एक लघु योग शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया। 3 इसके बाद उन्होंने बर्लिन में 2 साल का योग पाठ्यक्रम किया। उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में ललित कला का अध्ययन भी शुरू किया। खैर मारेई को 2017 में डेविड डाइटल द्वारा निर्देशित एआरडी प्रोडक्शन ए लास्ट बेबी में अपनी पहली प्रमुख भूमिका मिली। फिल्म में उन्होंने एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की भूमिका निभाई है जो फ्रांस में एक स्कूल एक्सचेंज के दौरान गलती से गर्भवती हो जाती है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें हेसियन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 2019 में उन्होंने स्नो व्हाइट के फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने ब्रिटिश ड्रामा फिल्म 6 Minutes to Midnight में ग्रेटेल की भूमिका निभाई। 2020 में टिल श्वेगर की फिल्म द साल्वेशन ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट की शूटिंग शुरू हुई जिसमें मारेई ने मुख्य भूमिका निभाई। 5 2021 में फेलिक्स फुत्सस्टीनर और कथरीना शोरे द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स हॉरर फिल्म द प्रिविलेज की शूटिंग पूरी हुई। उसी वर्ष उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए मीरा थिएल द्वारा निर्देशित रमस्प्रिंगा की भी शूटिंग की। थॉमस क्रेश्चमन उच्चारण TOMAS KTMAN जन्म 8 सितंबर 1962 एक जर्मन अभिनेता है जिन्होंने कई यूरोपीय और अमेरिकी फिल्मों में काम किया है। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में स्टेलिनग्राद 1993 में लेफ्टिनेंट हंस वॉन विजिलेंट, द पियानिस्ट 2002 में हॉप्टमैन विल्म होसेनफेल्ड, डाउनफॉल 2004 में हरमन फेगेलिन, किंग कांग 2005 में कैप्टन एंगलहॉर्न, वाल्किरी 2008 में मेजर ओटो रेमर, कार्स 2011 में प्रोफेसर जेड की आवाज और ए टैक्सी ड्राइवर 2017 में पत्रकार जुर्गन हिंजपीटर की भूमिका शामिल है। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर 2014 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015। क्रेश्चमैन को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए डुखेचर फ्रनसेप्रिस के लिए नामांकित किया गया है। वह यूरोपीय फिल्म पुरस्कार और नीका पुरस्कार के लिए नामांकित भी है। आजीविका 25 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की शुरुआत की और 1985 में वेस्टलर सहित कई यूरोपीय फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया। फिर 1991 में क्रेश्चमैन को डेर मिटविसर में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता का मैक्स ओफुल्स पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 1993 की अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म स्टेलिनग्राद में अभिनय किया। डारियो अर्जेंटो की द स्टेंडल सिंड्रोम में सैडोमैसोचिस्टिक बलात्कारी और हत्यारे अल्फ्रेडो ग्रॉसी की भूमिका के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उद्धरण वांछित अपने देश में लोकप्रिय होने के बावजूद क्रेश्चमन को हॉलीवुड में तब तक कोई पहचान नहीं मिली जब तक कि उन्होंने रोमन पोलांस्की की 2002 की फिल्म द पियानिस्ट में हॉप्टमैन विल्म होसेनफेल्ड की भूमिका नहीं निभाई। उसके बाद के वर्षों में क्रेश्चमन ने अक्सर थर्ड रीच पर आधारित फिल्मों में सैन्य अधिकारियों की भूमिकाएं निभाईं। 2004 की फिल्म डाउनफॉल में क्रेश्चमन ने हरमन फेगेलिन की भूमिका निभाई जो एक वेफेनेसेस जनरल और ईवा ब्राउन का साला था। क्रेश्चमन ने अमेरिकी टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति 2003 में दर्ज की जब उन्होंने 24 के 2 एपिसोड में मैक्स के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2006 के वीडियो गेम रूपांतरण में दोहराया। बाद में वह रेलिक हंटर में भी दिखाई दिए। 2004 में क्रेश्चमन ने रेसिडेंट ईविल एपोकैलिप्स में एक क्रूर अम्ब्रेला मेजर टिमोथी केन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष
वह लिंडा हार्डी के साथ फ्रांसीसी फिल्म इमोर्टल में दिखाई दिए। यह फिल्म डिजिटल बैकलॉट के उपयोग और कंप्यूटर जनरेटेड पात्रों और वास्तविक अभिनेताओं के बीच बातचीत के लिए उल्लेखनीय थी। 2005 में क्रेश्चमन ने पीटर जैक्सन की किंग कांग की रीमेक में भूमिका निभाई। अगले वर्ष क्रेश्चमन ने बटरफ्लाई, ए ग्रिम लव स्टोरी, जर्मनी के रोटेनबर्ग में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा जीतना शुरू कर दिया। एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में केरी रसेन सहकलाकार थीं और यह आर्मिन मेइवेस नरभक्षण मामले से प्रेरित थी। इसे जर्मनी में मार्च 2006 में रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन मेइवेस द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसे प्रतिबंधित करने के लिए सफलतापूर्वक मुकदमा दायर करने के बाद इसका प्रदर्शन निषेधाज्ञा के अधीन है। 2006 के फेस्टिवल डी सिने डी सिजेस में क्रेश्चमन ने इस फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए अपने सहकलाकार थॉमस ह्यूबर के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार साझा किया। क्रेश्चमन ने 2007 के पुचॉन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल 2008 में क्रेश्चमन को गिलर्मो डेल टोरो की हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी में जोहान क्रॉस की आवाज देने के लिए काम पर रखा गया था। हालांकि कई परीक्षणों के बाद डेल टोरो ने फैसला किया कि क्रेश्चमन की आवाज और जोहान के सूट के लिए मैकेनिकल साउंड एफएक्स अच्छी तरह से मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए यह हिस्सा सेठ मैकफरलेन को दे दिया गया। उसी वर्ष वह एंजेलिना जोली, मॉर्गन फ्रीमैन और जेम्स मैकएवॉय के साथ एक्शन थ्रिलर वांटेड में दिखाई दिए। उद्धरण वांछित उसी वर्ष उन्होंने थ्रिलर वाल्किरी में अभिनय किया, जिसमें मेजर ओटो अर्नस्ट रेमर की भूमिका निभाई, जो एक वेहरमाच अधिकारी था जिसने 20 जुलाई प्लॉट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टॉम क्रूज की कास्टिंग से पहले क्रेश्चमन को कर्नल क्लॉस वॉन स्टोफेनबर्ग की भूमिका निभाने के लिए माना गया था। थॉमस क्रेश्चमन सबसे बाईं ओर फिल्म ट्रांससाइबेरियन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2009 में क्रेश्चमन अमेरिकी विज्ञान कथा टीवी ड्रामा सीरियो फ्लैश फॉरवर्ड में अतिथि कलाकार के रूप में नजर आए। साथ ही ब्रिटिश बायोपिक द यंग विक्टोरिया में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड प्रथम की एक प्रमुख माध्यमिक भूमिका भी निभाई। इस फिल्म को 2010 में सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन और मेकअप के लिए 3 अकादमी पुरस्कारों में नामांकन मिला और कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार भी जीते। इस रोचक कहानी के बारे में और जानने के लिए आगे बढ़े। कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे टायलर नाम के मुख्य किरदार को अपने पिता से सैंडमैन की भूमिका विरासत में मिली है। टायलर अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए पृथ्वी पर गया और उसकी मुलाकात फॉल नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई, जो पृथ्वी पर भी मौसम बदलने में व्यस्त थी। टायलर और फॉल दोनों को तुरंत एहसास हो गया कि वे एक दूसरे के जीवन साथी हैं। दोनों ही अपने जीवन साथी को पाकर शर्माए और उत्साहित भी थे। टायलर ने हिम्मत जुटाई और फॉल को एक भावुक चुंबन दिया ताकि वह पृथ्वी छोड़कर अपने लोक में वापस लौट सके। टायलर का दोस्त जैक इन दोनों के बीच की धीमी प्रक्रिया से बेचैन था। जैक फॉल के पास गया और उसे अपनी बात बताई, जिससे फॉल ने टायलर के साथ बंधन बनाने का मन बना लिया। फॉल ने टायलर के लिए एक खास डेट की योजना बनानी शुरू कर दी। जब टायलर ने तैयारी देखी तो उसने तुरंत फॉल को चिन्हित कर लिया और उनके संभोग बंधन को पूरा किया। कहानी का अंत इस बात से हुआ कि कैसे यह जोड़ा एक दूसरे के साथ समय बिता रहा था और अपने बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस प्यारी कहानी को 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। मुझे टायलर और फॉल के बीच की मनमोहक बातचीत में बहुत मजा आया। अगले साल वह जर्मनी लौट आए और रोमांटिक कॉमेडी रैबिट विदाउट ईयर्स 2 में खुद अतिथि भूमिका निभाई। इसके बाद क्रेचमैन गर्मियों में मलेशिया चले गए ताकि सबाइन कुएगलर की इसी नाम की बेस्टसेलर पर आधारित जर्मन बायोपिक जंगल चाइल्ड के दृश्यों की शूटिंग कर सकें। यह फिल्म 2011 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। वर्ल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने नवंबर 2010 में पुष्टि की कि क्रेचमैन पिक्सर फिल्म कार्स 2 में एक आवाज प्रतिभा के रूप में अभिनय करेंगे। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 जून 2011 को, यूनाइटेड किंगडम में 22 जुलाई को और जर्मनी में 28 जुलाई को रिलीज हुई थी। 3, 4, 5 क्रेचमैन ने 2011 से 2012 की एबीसी मूल पैरानॉर्मल एडवेंचर हॉरर टेलीविजन श्रृंखला द रिवर में कैप्टन कर्ट ब्रिनिल्डसन की भूमिका निभाई, जो अमेडन में एक लापता टीवी एक्सप्लोरर को खोजने के मिशन पर लोगों के एक समूह के बारे में है। उद्धरण वांछित क्रेचमैन ने बैरन वोल्फगैंग वॉन स्ट्रकर की भूमिका निभाने के लिए मार्वल स्टूडियो के साथ एक बहुफिल्म अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 6 और पहली बार 2014 की फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में चरित्र के रूप में दिखाई दिए। 7 2015 की फिल्म एवेंजर्स
एज ऑफ अल्ट्रॉन में चरित्र के रूप में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। क्रेचमैन अक्सर अपनी स्क्रीन भूमिकाओं के जर्मन डब के लिए अपने स्वयं के हिस्से को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। 9. अभिनय के अलावा क्रेचमैन ने एक फैशन मॉडल के रूप में भी काम किया है, जिसमें ह्यूगो बॉस की एक खुशबू के लिए चेहरे के रूप में एक कार्यकाल भी शामिल है। उद्धरण वांछित फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका भाषा अन्य नोट 1989 टेर मिटविसेर पॉल जर्मन सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता के लिए टेलीविजन फिल्म मैक्स ओफुल्स पुरस्कार 1992 साफ साफ दिख रहा है ज्यूरिक स्टेशन पर आदमी अंग्रेजी योद्धा का हृदय लेफ्टिनेंट मैक्सिमिलियन लुएट नॉर्वेजियन 1993 स्टेलिनग्राड लेफ्टिनेंट हंस वॉन विट्सलैंड जर्मन डाई रेटे स्वेन जर्मन 1994 ला रेन मार्गोट नान के फ्रेंट 1995 बड़ा भार उठाने का यंत्र हत्यारे का पति जर्मन टेलीविजन श्रृंखला सीजन 22 एपिसोड 4 तीस्टंडे मिन इनर मोडेरिन मैं अपनी बेटी के पति से प्यार करती हूँ इट माइकल जर्मन टेलीविजन फिल्म 1996 स्टेंडल सिंड्रोम अल्फ्रेडो ग्रोसी इतालवी अंधेरे में मार्चिंग मार्सियांडो नेल बुइयो जियानी त्रिकारिको इतालवी 1997 शरण सेंतोस जर्मन टेलीविजन फिल्म प्रिंस वैलियंट थगनार अंग्रेजी 1998 सुश्री डायमंड टिम कैसर जर्मन टेलीविजन फिल्म 1999 एस्तेर बाइबिल फारस के राजा अशवेरोश अंग्रेजी टेलीविजन फिल्म डेर टॉड इन देने ऑजन बिली तनौर जर्मन टेलीविजन फिल्म डेर सोलिस्ट फिलिप लेनार्ट जर्मन टेलीविजन श्रृंखला 4 एपिसोड 1999 से 2003 2000 यू 571 कपितान लेफ्टिनेंट गुंथर वासन अंग्रेजी 2001 शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण रॉबर्ट फर्नाउ जर्मन खोज के शूरवीर वन्नी डेले रोंडिनी अंग्रेजी 2002 ब्लेड टू एली डमास्किनोस अंग्रेजी पियानोवादक हॉप्टमैन विल्म होसेनफेल्ड अंग्रेजी 2003 24 अधिकतम अंग्रेजी एपिसोड दिन 2 सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और दिन 2 सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। शेरी होरमैन जन्म 20 अप्रैल 1960 एक जर्मन अमेरिकी फिल्म निर्देशक है। एक होरमैन को उनकी फिल्मों गाइज एंड बॉल्स 2004 डेयर टू फ्लावर 2009 और 3096 डेज 2013 के लिए जाना जाता है। होरमन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, लेकिन 1966 में जब वह 6 साल की थीं, जर्मनी चली गईं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म म्यूनिक HFF में पढ़ाई की और मुख्य रूप से जर्मन सिनेमा में काम करती है। उनकी शादी फिल्म निर्देशक डोमिनिक ग्राफ से हुई थी। अक्टूबर 2011 में उन्होंने सिनेमेटोग्राफर माइकल बॉलहॉस से शादी की। 2 अप्रैल 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। चयनित फिल्मोग्राफी 1991 साइलेंट शैडो दे 1994 महिलाएं अद्भुत ऐश दे 1996 फादर्स डे 1998 डाई सेलिस्टिन डी टीवी फिल्म 1998 विधवाएं अर्स्टडाई येहे डैन दास वर्गनुगेन 1998 डेंक इच एन डोकेचलैंड डी एंगस्ट स्पर इच वोकेन हर्ज IST टीवी वृत्तचित्र श्रृंखला एपिसोड 2001 प्राइवेट लाइज टीवी फिल्म 2002 अगेंस्ट ऑल एविडेंस टीवी फिल्म 2004 गायो एंड बॉल्स 2006 हेलेन फ्रेड अनटेड टीवी फिल्म 2006 से 2007 डेर क्रिमिनलिस्ट टीवी श्रृंखला एम अबग्रंट 2006 मोडर ग्रुपी 2006 टोटकेस्टविगेन 2007 2009 डेयर टू फ्लावर 2012 दुरैक की खोज दे 2013 3096 दिन 2016 तोड़लिचे गेहेमनिसे टीवी फिल्म 2019 एक सामान्य महिला बैगहेड एक 2023 हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन अल्बर्टो कोरिडोर ने किया है और इसमें फ्रेया एलन, पीटर मुलान, एनी मुलर, रूबी बार्कर और जेरेमी इरविन ने अभिनय किया है। आधार अपने दिवंगत पिता से एक पब विरासत में मिलने के बाद एक युवा महिला एक ऐसी संस्था की खोज करती है जो लोगों को मृतकों से बात करने में मदद कर सकती है, लेकिन एक कीमत पर। ओवेन लार्क एक स्कॉटिश व्यक्ति जो बर्लिन में द क्रीन्स हेड नामक एक ब्रिटिश शैली के पब का मालिक है, से नील नाम का एक युवक मिलने आता है और उससे बात करने और जवाब चाहिए
कहकर ओवेन को पैसे देने की पेशकश करता है। ओवेन मना कर देता है और उसे भगा देता है। फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह कहता है कि उसका पब से नाता टूट गया है और किसी भी संभावित भावी मालिक को चेतावनी देता है कि इमारत की पूरी सुरक्षा तहखाने में रहने वाले किसी व्यक्ति के हाथों में है। वह तहखाने में जाता है और उस प्राणी, जो एक महिला प्रतीत होती है, पर ज्वलनशील तरल पदार्थ डाल देता है। महिला ओवेन को झटका देती है और वह खुद को आग लगा लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ओवेन की अलग हो चुकी बेटी आइरिस को उसके पिता के शव की पहचान के लिए लंदन स्थित उसके घर से बुलाया जाता है। वहां पहुंचने पर एक वकील उससे संपर्क करता है और ओवेन की वसीयत का निष्पादक बनने की पेशकश करता है, जिससे नए मालिकाना हक में बदलाव की प्रक्रिया आसान हो जाती है। आइरिस उस रात पब में रुकती है और नीचे से आ रही आवाज की जांच कर रही होती है। तभी नील उससे मिलता है। वह उसे बेसमेंट में उस महिला से मिलने के लिए 4000 यूरो की पेशकश करता है। आइरिस उसे अगले दिन वापस आने के लिए कहती है। अगले दिन, यह महसूस करते हुए कि आगंतुकों से पैसे कमाने की क्षमता है, आइरिस पब के दस्तावेज पर खुद के नाम हस्ताक्षर कर देती है, जिससे वह नई मालिक बन जाती है। सॉलिसिटर उसे अपने पिता से एक निर्देश पैकेज देता है, जिसमें वीडियो भी शामिल है। आइरिस की दोस्त कैटी उसके साथ रहने आती है और वे दोनों नील के साथ तहखाने में जाते हैं। वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी कमरे के केंद्र में एक अन्य कुर्सी के सामने रखी है, जिसके पीछे एक ईंट की दीवार है जिसमें एक बड़ा छेद है। नील छेद में पुकारता है और एक महिला अपने सिर पर पाट का छैला लेकर अंदर आती है। आइरिस, इमारत की मालिक होने के नाते, बैगहेड को बैठने का आदेश देने में सक्षम है। नील बैगहेड को कुर्सी से बांधता है और उसे एक अंगूठी देता है, अपनी पत्नी से बात करने के लिए कहता है। बैगहेड एक अलग महिला, नील की मां में बदल जाता है। आइरिस और केटी ओवेन का वीडियो देखते हैं। वह समझाता है कि बैगहेड में मरे हुओं को जिंदा करके उनसे बात करने की शक्ति है, लेकिन बातचीत 2 मिनट तक ही सीमित रहनी चाहिए। इससे ज्यादा देर होने पर बैगहेड और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और खुद को रोक नहीं पाएगा, जिससे वह तहखाने से भाग सकती है। वह यह भी बताता है कि बैगहेड की कस्टडी के लिए उसे आइरिस समेत अपने परिवार की उपेक्षा करनी पड़ी थी। आइरिस केटी को समझाती है कि उन्हें अपने लिए पैसे कमाने के लिए काफी समय तक वही रहना चाहिए। वह बैगहेड को तहखाने में ही रहने का आदेश देती है। पब में अकेले, कैटी पब के पिछले मालिकों की जांच करती है, जिनमें से एक ओटो वोगलर था, जिसने आत्महत्या कर ली थी। वोगलर दीवार पर लगी 1972 की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर में सॉलिसिटर के बगल में खड़ा है। आइरिस नील से मिलती है। वह बताता है कि ओवेन ने एक समझौता किया था जिसके तहत आप उसे 2000 यूरो देते हैं और वह आपको बैगहेड के साथ 2 मिनट बिताने की अनुमति देता है। उसे मृतक की कोई वस्तु देने पर आप किसी प्रियजन से बात कर सकते हैं। आइरिस उसे बैगहेड से मिलने देती है, जो अंततः उसकी पत्नी सारा में बदल जाता है, जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह पता चलता है कि नील वास्तव में उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता था जिसके साथ सारा का प्रेम संबंध था। 2 मिनट की अवधि समाप्त होने पर बैगहेड आइरिस पर हमला करता है, यह दावा करते हुए कि वे दोनों इस इमारत में कैदी है। शुरुआती दृश्य के फ्लैशबैक में ओवेन बैगहेड से मिलने जाता है, जिसने उसकी पत्नी कैथरीन का रूप धारण कर लिया है। ओवेन उसे बताता है कि वह उसे अलविदा कहने आया है और वह कमरे में शराब और पेट्रोल छिड़क देता है। कैथरीन उसे फटकार लगाती है कि उसने उसे छोड़ दिया और आइरिस को उसकी बीमारी के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दिया, और फिर उसे आग लगा देती है। आइरिस और केटी सॉलिसिटर के दफ्तर जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि वह खाली पड़ा है, उस पर कोई पता या फोन नंबर नहीं है। केटी की चेतावनियों के बावजूद आइरिस उस संपत्ति के प्रति जुनूनी होने लगती है। बहस के बाद केटी सॉलिसिटर का पता लगाने निकल पड़ती है। उसे एक खाली घर मिलता है, जिस पर वोगलर और सॉलिसिटर के संबंधों के सबूत मिलते हैं। आइरिस बैगहेड से मिलने जाती है, जो ओवेन का रूप धारण कर लेता है। वह गुस्से में है कि आइरिस पब की नई मालिक है और उसने उसे और कैथरीन को उनकी रक्षा के लिए छोड़ दिया है। वह समझाता है कि बैगहेड बेकाबू है और उसे मारना नामुमकिन है, और आइरिस से विनती करता है कि वह उसे दोबारा न लाए। वह इमारत के दस्तावेज को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाती, जिससे साबित होता है कि अब वह इमारत और उसमें रहने वाले जीव की कैदी है।
केटी पब लौटती है और बैगहेड से मिलती है, जो वोगलर के घर से मिले एक कागज के टुकड़े का इस्तेमाल करके वोगलर बन जाता है। वह बताता है कि 400 साल पहले एक प्राचीन बिरादरी ने एक युवा जादूगरनी को डायन बताकर उसे सूली पर जला दिया था। वह एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में लौटी जिसने उनके जीवन को नष्ट कर दिया। बिरादरी ने एक अनुष्ठान किया जिसके तहत उस चुड़ैल को एक भूमिगत कब्र में बंद कर दिया गया। सदियों बाद बिरादरी ने कब्र को फिर से खोला ताकि वह मृतकों को बुलाने की उसकी शक्ति का दुरुपयोग कर सके। बिरादरी के सदस्य बीमार हो गए और मर गए, जिससे श्राप का उत्तराधिकारी केवल एक ही संरक्षक रह गया, वह व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर दस्तावेज पर है। फिर बैगहेड केटी पर हमला करता है और उसे तहखाने में फंसा देता है। आइरिस तहखाने में जाती है और दीवार में बने छेद से आ रही केटी की मदद के लिए चीखें सुनती है। अपने पिता की चेतावनियों के बावजूद आइरिस उस छेद में घुस जाती है, जिसके पीछे चट्टान में गलियारों का एक गहरा जाल बना हुआ है। आइरिस को केटी का शव मिलता है और बैगहेड उसे छेद से वापस खदेड़ता है, लेकिन नील उसे बचा लेता है। आइरिस बैगहेड को फंसाने और उसे लोगों का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने से रोकने के लिए छेद को बंद करने का फैसला करती है। नील आइरिस को बेहोश कर देता है और बैगहेड से बात करता है। वह बताता है कि वह इमारत का मालिकाना हक इसलिए लेना चाहता था ताकि जब चाहे सारा से बात कर सके। वह दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिट जाता है। बैगहेड सारा में बदल जाता है और नील बताता है कि जिस रात उसकी मौत हुई थी, उसने कार चलाने का फैसला करने से पहले उसे बेहोश कर दिया था। सारा उसे आइरिस को मारने के लिए मनाने की कोशिश करती है ताकि वह पब का वारिस बन सके और वे फिर से साथ रह सकें। नील आइरिस पर हमला करता है और पब में उसका पीछा करता है। वे छत पर पहुंच जाते हैं और हाथापाई के बाद नील आइरिस को जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नील बैगहेड को आइरिस का फोन दे देता है ताकि वह आइरिस बन जाए। वह कहता है कि अब इमारत का नियंत्रण उसके हाथ में होना चाहिए, लेकिन आइरिस बताती है कि नील उसे वापस ले आया है, जबकि दस्तावेज पर उसका नाम अभी भी मौजूदा मालिक के रूप में है। इसलिए बैगहेड आइरिस के रूप में अब खुद पर नियंत्रण रखता है। फिर वह नील पर हमला करती है और उसे मार देती है। यह पता चलता है कि कहानी की घटनाओं को बैगहेड ने बड़ी सावधानी से रचा है, जो आइरिस के रूप में आखिरकार इमारत से बाहर निकलने में कामयाब होता है, जो जलकर राख हो जाती है। भालना फ्रेया एलन आइरिस लार्क के रूप में, पीटर मुलान ओवेन लार्क के रूप में, एनी मुलर बैगहेड के रूप में, रूबी बारकर केटी के रूप में, जेरेमी इरविन नील के रूप में, जूलिका जेनकिंस रेजिना के रूप में, कैथरीन के रूप में सैफरन बरोज, नेड डेनेही सोलिसिटर के रूप में, स्वेंजा जंग सारा के रूप में। उत्पादन इस फिल्म का निर्देशन अल्बर्टो कोरिडोर ने किया है, जो 2017 में बनी उनकी इसी नाम की लघु फिल्म का विस्तार है, जिसे उन्होंने लोरकन रेली के साथ मिलकर लिखा था। और 3-4 इस फीचर लेंथ फिल्म को क्रिस्टीना पामीज और ब्राइस मैकगायर ने भी लिखा है। कलाकारों में फ्रेया एलन, पीटर मुलान, एनी मुलर, जेरेमी इरविन और रूबी बारकर शामिल हैं। 5-6 कलाकारों में जूलिका जेनकिंस, सैफरन बरोस, स्वेंजा यंग और नेड डेनेही भी शामिल हैं। 7 मुक्त करना फिल्म की जनवरी 2024 में सीमित नाटकीय रिलीज हुई थी और 3 यह जून 2024 से शूडर पर स्ट्रीम करने में सक्षम हो गई। आड स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर बैगहेड की 32 समीक्षाओं के आधार पर 31% की अनुमोदन रेटिंग है। 9 द गार्जियन में पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा कि इसमें कुछ दिलचस्प स्पर्श लेकिन उन्हें लगा कि कथानक में इसकी तुलना ऑस्ट्रेलियाई 2022 की फिल्म टॉक टू मी से बहुत आसानी से की जा सकती है। 10 कुछ आलोचकों ने फिल्म की बर्लिन स्थित पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए। ब्रैडशॉ ने कहा कि मूल पृष्ठभूमि को बर्लिन में असहज और हैरान करने वाले तरीके से प्रत्यारोपित किया गया है, बिना यह बताए कि एक स्कॉटिश व्यक्ति, मुलान, बर्लिन में इस पब का मालिक कैसे और क्यों बना, जिसका अंग्रेजी नाम द क्वींस हेड है। इससे एक बेढंगी अप्रामाणिकता की परत बन जाती है जो इसे लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। इसी तरह साइट एंड साउंड के एंटोन बिटेल ने टिप्पणी की, बैगहेड एक उपयुक्त अमूर्त पृष्ठभूमि के साथ आता है, एक भयावह रूप से निर्जन, गॉथिक रोशनी वाला, कभी विभाजित बर्लिन जहां लगभग कोई भी जर्मन नहीं बोलता। फ्रेया एलन, जन्म 20 सितंबर 2001, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है।
उन्हें नेटफ्लिक्स सीरियो द विचर में सिंत्रा की राजकुमारी सिरिला की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 2 सैटर्न पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, और 2024 की एक्शन फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में की भूमिका के लिए भी जाना जाता है। वह 2021 की फिल्म गनपाउडर मिल्कशेक और AMC सीरीज इनटू द बैडलैंड्स में भी दिखाई दी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलन का जन्म 6 सितंबर 2001 को ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने ऑक्सफोर्ड के हेडिंगटन स्कूल में पढ़ाई की। 2-3 जब वह 1 साल की थीं, तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और वह अपनी मां के साथ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांसीसी पाइरेनीज में रहती थीं, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड लौटने से पहले एक फ्रेंच भाषा स्कूल में पढ़ाई की। अब वह लंदन में रहती है। उनका एक छोटा सौतेला भाई और सौतेली बहन है। 4-5 स्कूल में एलन ने नाटक और बैले का अध्ययन किया और 11 साल की उम्र में रपुंज़ेल के दौरे के उत्पादन में कंपनी का हिस्सा थीं। 6 उन्होंने 2 लघु फिल्मों, ब्लूबर्ड और द क्रिसमस 3 में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल 7 द्वारा निर्मित थीं और बाद में बोर्नमाउथ फिल्म स्कूल द्वारा निर्मित लघु फिल्म कैप्टन फियर्स मेलिंडा का हिस्सा निभाया। आजीविका। एलन ने 2019 के BBC ड्रामा द वार ऑफ द वर्ल्ड्स के पहले एपिसोड में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 8 उसी वर्ष वह शॉन पत्रिका के फ्रंट कवर पर दिखाई दीं जब वे अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहे थे। 9 2019 से एलन ने नेटफ्लिक्स फंतासी ड्रामा सीरीज द विचर में हेनरी कैविल और अन्य चालोत्रा के साथ राजकुमारी सिरी के रूप में अभिनय किया है। 10 जिसे लॉरेन श्मिट हिसरिच ने आंद्रेज सप्कोव्स्की की पुस्तक श्रृंखला से रूपांतरित किया है। मूल रूप से सिरी के रूप में दोबारा कास्ट किए जाने से पहले एक बार के किरदार के रूप में कास्ट किया गया था। वह पहली सीरीज के फिल्मांकन के दौरान 8 महीने तक हंगरी के बुडापेस्ट में रहीं। 8-11 एलन ने दूसरी सीरीज के लिए सिरी की भूमिका को दोहराया, जिसे 2020 की शुरुआत में लंदन में तैयार किया गया और 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 10-12 तीसरा सीजन जून 2023 में शुरू हुआ और इसमें सिरी को योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण लेते देखा गया। 14 2021 में एलन ने अल्बर्टो कोरिडोर द्वारा निर्देशित और रूबी बार्कर की सहकलाकार हॉरर फिल्म बैगहेड में मुख्य भूमिका निभाई। 15 2023 में एलन ने ऑस्ट्रेलिया में किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स को फिल्माया, जिसमें उन्होंने मानव चरित्र में की भूमिका निभाई। 16 भूमिका की भौतिकता को स्वीकार करते हुए एलन ने अपने कुछ स्टंट खुद करने का विकल्प चुना। 17 बाद में फिल्म का प्रचार करते हुए उन्होंने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने तरीके के हिस्से के रूप में गंदगी वाला मेकअप लगा रखा था, लेकिन इसके बजाय इसे धोने में बहुत लंबा समय लगा। वह फिल्मांकन के अधिकांश समय नंगे पैर थी और उन्होंने अपने पैरों को देखने वाले लोगों के प्रति आत्मजागरूक होने की बात स्वीकार की, क्योंकि वे नकली खून और गंदगी से सने हुए थे। 18-19 फिल्म का प्रचार करते 20 किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 10 मई 2024 को रिलीज हुई और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इसने $397 मिलियन की कमाई की। 21 एलन को निर्देशक जैनेल शर्टक्लिफ की हॉरर फिल्म ट्राइटन में कास्ट किया गया था, जिसकी शूटिंग 2024 की शुरुआत में ग्रीस में पूरी हुई थी। 2025 में उन्हें गायिका की जीवनी पर आधारित फिल्म में मैरियन फेथफुल की भूमिका निभाने के लिए जोड़ा गया था। निर्देशक अल्बर्टो कोरिडोर, पटकथा क्रिस्टीना पामीज, ब्राइस मैकगायर, लोरकन रेली, अभिनीत फ्रेया एलन, पीटर मुलान, एनी मुलर, रूबी बार्कर, जेरेमी इरविन, छायांकन कैले फिनोत, द्वारा संपादित जेफ बेटनकोर्ट, संगीत सुवीवा एकास, उत्पादन कंपनियां स्टूडियो बेबेलसबर्ग, स्टूडियो कैनाल, द पिक्चर कंपनी, द्वारा वितरित, स्टूडियो कैनाल, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, शडर, संयुक्त राज्य अमेरिका। रिलीज की तारीखें 28 दिसंबर 2023 जर्मनी, 24 जनवरी 2024 यूके। कार्यकारी समय 94 मिनट 1। देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। पीटर मुलान बटा एमेलन बटा, जन्म 1959, एक स्कॉटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उनकी फिल्मों में रफ 1991, शैलो ग्रेव 1994, ब्रेवहार्ट 1995, ट्रेनस्पोर्टिंग 1996, माई नेम इज जो 1998, द क्लेम 2000, नेट्स 2010, वॉर हॉर्स
2011, द फिक्सर, 2008, टॉप ऑफ द लेक, 2013, मम, 2016 से 2019, ओजांक, 2017 से 2018, वेस्टवर्ल्ड, 2018 से 2020, कर्स्ट, 2020, द नॉर्थ वाटर, 2021, द अंडरग्राउंड रेलरोड, 2021, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, 2022 से 2024, आफ्टर द पार्टी, 2023 और बैगहेड, 2023 शामिल हैं। उन्होंने द मैगडलीन सिस्टर्स 2002 के निर्देशन के लिए 59वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पीटर मुलान का जन्म 1959 में पीटरहेड, एबरडीनशायर, स्कॉटलैंड में हुआ था। वे पेट्रिसिया, एक नर्स, और चार्ल्स मुलान, ग्लासगो विश्वविद्यालय में एक लैब तकनीशियन, के बेटे थे। 8 बच्चों में से 7वें, मुलान का पालन पोषण एक मजदूर वर्ग के रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। 4 बाद में वे ग्लासगो के एक जिले मोसपार्क, 5 चले गए। शराबी होने के कारण मुलान के पिता तेजी से अत्याचारी और अपमानजनक हो गए। जब मुलान 17 साल के थे तब फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। 6 कुछ समय के लिए मुलान माध्यमिक विद्यालय में रहते हुए एक सड़क गिरोह का सदस्य था। 7 और उसने दक्षिण की ओर के कई पबों में बाउंसर के रूप में काम किया। 8 वह 15 और 18 वर्ष की आयु में थोड़े समय के लिए बेघर था। 9 मुलन आर्थिक इतिहास और नाटक का अध्ययन करने के लिए ग्लासगो विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने मंच पर अभिनय करना शुरू किया। 10 आजीविका। अभिनय। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद भी मुलान ने रंगमंचीय अभिनय जारी रखा। उन्होंने रॉबर्ट कार्लाइल के साथ रिफ रफ 1991, 11 मेल गिब्सन के साथ ब्रेवहार्ट 1995, 11 और इवान मैकग्रेगर के साथ डैनी बॉयल की शैलो ग्रेव 1994 और ट्रेनस्पोटिंग 1996 जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाईं। 11 माई नेम इज जो 1998 में एक शराबी की भूमिका के लिए मुलान को 1998 के कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 12 एक निर्देशक के रूप में उनकी फिल्म ऑर्फन्स 1998 ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल 1998 और फेस्टिवल डू फिल्म डे पेरिस 1999 में पुरस्कार जीते। 13 उन्होंने पेडी कॉन्सिडाइन की टायरानोसोर 2011 में अपने काम के लिए 2011 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में ब्रेकआउट परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड ड्रामेटिक स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। 14 मुलान कई कल्ट फिल्मों में सहायक या अतिथि अभिनेता के रूप में दिखाई दिए हैं, जिनमें सेशन 9 2002, 11 यंग एडम 2003, 11 चिल्ड्रन ऑफ मैन 2006, 11 अंतिम 2 हैरी पॉटर फिल्में 2010 से 2011, 11 और वॉर हॉर्स 2011 शामिल हैं। 11 टेलीविजन में उन्होंने 2008 की ITV सीरीज द फिक्सर में मुख्य भूमिका निभाई। 11 मुलन जेरार्ड ली और जेन कैंपियन की 2013 की मिनी सीरीज टॉप ऑफ द लेक 11 में मैट मिचम के रूप में दिखाई दिए, जो मिचम परिवार के मुखिया और तुई मिचम के पिता हैं, जिनका गायब होना श्रृंखला का मुख्य विषय है। श्रृंखला में उनके काम के लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2016 से 2019 तक उन्होंने BBC 2 सिटकॉम मम में अभिनय किया। 11 और 2017 से 2018 तक मुलन नेटफ्लिक्स सीरीज ओजान के पहले 2 सीजन में दिखाई दिए। 11 2018 और 2020 इसके अलावा 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज कर्स्ट के पहले सीजन में अभिनय किया। 11 मुलान 2021 की मिनी सीरीज द नॉर्थ वाटर 11 और द अंडरग्राउंड रेलरोड में दिखाई दिए। 11 उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर में बौने राजा ट्यूरिन 3 के रूप में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2022 में हुआ। 11 2023 में उन्होंने न्यूजीलैंड की ड्रामा सीरीज आफ्टर द पार्टी 11 में और फ्रेया एलन के साथ बैगहेड 2023 में अभिनय किया। 11 रास्ते पर लाने वाला मुलान एक आर्ट हाउस फिल्म निर्देशक है। 2002 में उन्होंने विवादास्पद फिल्म द मैगडलीन सिस्टर्स 11 के साथ निर्देशन और पटकथा लेखन में वापसी की, जो एक आयरिश मैगडलीन शरणस्थल के जीवन पर आधारित थी।
इस फिल्म के लिए उन्हें 59वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन लायन पुरस्कार मिला, जिसे कई आलोचकों ने 2003 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया, और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार 14 और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने नेट्स 2010 के लिए सेंट सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन शेल भी जीता। उन्होंने प्रमुख यूरोपीय फिल्म समारोहों में अभिनय माई नेम इज जो के लिए कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 14 और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द मैगडलीन सिस्टर्स के लिए गोल्डन लायन 14 दोनों के लिए शीर्ष पुरस्कार जीते। व्यक्तिगत जीवन। मुलान ने 1989 में अभिनेत्री और पटकथा लेखिका एन स्वान से शादी की। 2006 में उनका तलाक हो गया। उनके 4 बच्चे हैं, 3 स्वान से, जिनमें से एक बेटा ऑटिज्म से ग्रस्त है, और एक पूर्व प्रेमिका कार्यकर्ता रोबिना कुरैशी से। 15 वह न्यूजीलैंड की अभिनेत्री रॉबिन मेलकम के साथ रिश्ते में है, जिनसे उनकी मुलाकात 2013 में टॉप ऑफ द लेक की फिल्मांकन के दौरान हुई थी। 16 एक स्वघोषित मार्क्सवादी। 6 मुलन ने समाजवादी कारणों का समर्थन करना जारी रखा और 1980 के दशक और 1990 के दशक के मध्य में मार्गरेट थैचर और जॉन मेजर कंजर्वेटिव सरकारों के दौरान स्कॉटलैंड में पनपे वामपंथी थिएटर आंदोलन में एक अग्रणी व्यक्ति थे। इनमें 7 84 और वाइल्डकैट थिएटर कंपनियों के साथ कार्यकाल शामिल थे। टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की नई लेबर सरकारों के एक मुखर आलोचक, उन्होंने द गार्जियन को बताया, टीयूसी और लेबर पार्टी ने हमें मजदूर वर्ग बड़े पैमाने पर बेच दिया, बेशर्मी से। 17 1999 के स्कॉटिश संसद चुनाव से पहले मुलन ने नई स्कॉटिश सोशलिस्ट पार्टी और उनके नेता टॉमी शेरिडन को समर्थन देने का वादा किया। मुलन ने यूके इमिग्रेशन सर्विस के ग्लासगो कार्यालयों पर 2006 के कब्जे में हिस्सा लिया। जनवरी 2009 में मुलान ने अन्य कलाकारों के साथ मिलकर गाजा के लिए आपदा आपातकालीन समिति की अपील को प्रसारित करने से बीबीसी के इनकार का विरोध किया। उन्होंने बीबीसी के महानिदेशक मार्क थॉम्पसन से कहा, लाखों अन्य लोगों की तरह हम भी अपील को प्रसारित करने से इनकार करने के फैसले से पूरी तरह स्तब्ध है। जब तक यह अपमानजनक फैसला वापस नहीं लिया जाता, हम बीबीसी के लिए फिर कभी काम नहीं करेंगे। हम अपने पेशे और उससे आगे के अन्य लोगों से भी ऐसा ही करने का आग्रह करेंगे। 2014 के अंत में बीबीसी द्वारा गाजा के लिए आपदा आपातकालीन समिति की अपील प्रसारित करने के बाद मुलान ने इयान बैंक्स के उपन्यास स्टोनमाउथ के रूपांतरण में अभिनय करने पर सहमति व्यक्त की है। 20 मुलन 2014 के स्कॉटिश स्वतंत्रता जनमत संग्रह में यस स्कॉटलैंड अभियान के समर्थक थे। 21 2015 में उन्होंने यस अभियान के खिलाफ भयानक पूर्वाग्रह के लिए बीबीसी की आलोचना की और रेडियो टाइम्स को बताया कि एक वैध लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ बीबीसी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते देखना वास्तव में मेरा दिल तोड़ गया। रूबी बारकर, जन्म 23 दिसंबर 1996, एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। उन्हें नेटफ्लिक्स की पीरियड ड्रामा ब्रिजर्टन 2020 से 2022 में मरीना की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें फिल्म हाउ टू स्टॉप अ रिकरिंग ड्रीम 2020 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए ब्रिटिश अर्बन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। प्रारंभिक जीवन। बारकर का जन्म इस्लिंगटन में आयरलैंड और मोंटसेरात के माता-पिता के यहाँ हुआ था। जन्म के तुरंत बाद ही वह अपनी बहन हैरियत के साथ पालक देखभाल प्रणाली में शामिल हो गई और दोनों को गोद ले लिया गया। बारकर ने अपना प्रारंभिक बचपन लंदन और विंचेस्टर में बिताया और फिर किशोरावस्था तक ग्लासगो में पली बढ़ी। ग्लासगो में रहते हुए उन्होंने एलिजाबेथ मरे स्कूल ऑफ डांस में सप्ताहांत की कक्षाएं लीं। उनका पहला अभिनय अनुभव आरबीएस के एक विज्ञापन में था। 2 उसके माता पिता अंततः अलग हो गए और बारकर अपनी मां और सौतेली मां के साथ यॉर्कशायर के सेल्बी जिले के एक गांव चर्च फेंटन में रहने चली गईं। उन्होंने पास के टेडकास्टर ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की। 4 उन्होंने 1 साल का अंतराल लेने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने की योजना बनाई, लेकिन इसके बजाय नाटक का अध्ययन करने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय नाट्य प्रस्तुतियों में भाग लेते हुए यॉर्क के राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय में काम किया। 5 आजीविका। बारकर ने 2015 के नेशनल सेंटर फॉर अर्ली म्यूजिक प्रोडक्शन ऑफ मैनकाइंड में मर्सी और टिटिविलस की भूमिका निभाई। 6 उन्हें रॉयल शेक्सपियर कंपनी के निर्देशक फिलिप ब्रीन ने खोजा था, जिन्होंने उन्हें 2016 के यॉर्क मिस्ट्री प्ले में मैरी के रूप में कास्ट किया और एक एजेंसी के साथ साइन करने में उनकी मदद की।
7, 8, 9। इसके बाद बार्कर ने टेलीविजन पर दिखाई देना शुरू किया। CBBC 3 फैंटेसी सीरीज वोल्फब्लड की 5वीं सीरीज में डेजी के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2018 में बार्कर ने शेफील्ड थिएटर्स के नाटक ऑफ क्लोज क्वार्टर्स में प्राइवेट सारा फाइंडले के रूप में अभिनय किया। 2020 में बार्कर ने शोंडालैंड द्वारा निर्मित नेटफ्लिक्स पीरियड ड्रामा ब्रिजर्टन में मरीना का किरदार निभाना शुरू किया। उन्होंने थ्रिलर फिल्म हाउ टू स्टॉप ए रिकरिंग ड्रीम में लिली रोज असलांडोगु के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 11-12 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें ब्रिटिश अर्बन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। 2022 में बार्कर ने एमरस्मिथ्स के लिरिक थिएटर में रनिंग विद लायंस में लंदन स्टेज पर अपनी शुरुआत की। 2024 की हॉरर फिल्म बैगहेड में उनकी एक भूमिका है। 14 व्यक्तिगत जीवन। बार्कर को मानसिक स्वास्थ्य कारणों से 2022 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में लंबे समय से अस्वस्थ थी और उनके अंदर यह सभी अंतर्पियगत आघात जमा था। 15 उन्हें 30 मई 2022 तक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। 16-17 ब्रिजर्टन सीजन 1 की शूटिंग के दौरान कथित तौर पर उनके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई थी और इसके परिणामस्वरूप 2 संकट पैदा हुए थे। 18 जनवरी 2023 में बार्कर ने अपने पिता को खो दिया। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए वह क्रूज बेरेवमेंट सपोर्ट चैरिटी की राजदूत बन गईं। 19 मार्च 2024 में रॉक क्लाइंबिंग करते समय बार्कर का हाथ टूट गया। जेरेमी विलियम फ्रेडरिक स्मिथ, जन्म 18 जून 1990, जिन्हें पेशेवर रूप से जेरेमी इरविन के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तब की जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें महाकाव्य युद्ध फिल्म वॉर हॉर्स 2011 में अभिनय करने के लिए चुना और उसके बाद से उन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 2012, द रेलवेमैन 2013 और मम्मा मिया हियर वी गो अगेन 2018 जैसी फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला थ्रेडस्टोन 2019 में भी अभिनय किया है। वह आगामी हॉरर फिल्म रिटर्न टू साइलेंट हिल में जेम्स सुंदरलैंड की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इरविन ने एक मेथड एक्टर के रूप में ख्याति अर्जित की है। वॉर हॉर्स के लिए उन्होंने वजन उठाना शुरू किया और 6.4 किलोग्राम 14 पाउंड मांसपेशियां हासिल कीं। 2 महीने तक गहन घुड़सवारी प्रशिक्षण लिया और फिल्म में सोम्मे की लड़ाई के दृश्य को फिर से बनाने में इतना समय लगाया कि उन्हें ट्रेंड फुट हो गया। द रेलवेमैन के लिए उन्होंने 2 महीने तक खुद को भूखा रचकर लगभग 6.4 किलोग्राम 14 पाउंड वजन कम किया और अपने यातना दृश्यों को खुद ही निभाया। प्रारंभिक जीवन। इरविन का जन्म जेरेमी विलियम फ्रेडरिक स्मिथ 1-2 के रूप में 18 जून 1990 को गैमलिंगे में हुआ था। 3-4 वे लिबरल डेमोक्रेट काउंसलर ब्रिजेट स्मिथ और इंजीनियर क्रिस स्मिथ के बेटे थे। 5 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। उनके 2 छोटे भाई हैं, जिनमें से एक ने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 2012 में उनके चरित्र के छोटे संस्करण को चित्रित किया था। 6 उनके परदादा राल्फ लिली टर्नर थे। 7 इरविन ने अपना स्टेज उपनाम अपने दादा के पहले नाम से लिया। 7 उन्होंने 16 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू किया जब उनके नाटक शिक्षक ने उन्हें प्रेरित किया। मैं कभी भी ढल नहीं पाया जिसने मुझे अभिनय की ओर अग्रसर किया। मैं कुछ अलग खोज रहा था। 8 उन्होंने बेडफोर्ड मॉडर्न स्कूल में नाटकों में रोमियो और अन्य मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 2 9 10 11 इसके बाद नेशनल यूथ थिएटर के साथ काम किया। 12 लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा में 1 साल का फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद 13-14 इरविन ने अभिनय का काम पाने के लिए 2 साल तक लेटरबॉक्स के माध्यम से अपना CV पोस्ट किया। इस दौरान उन्होंने अपने स्थानीय सुपरमार्केट में काम किया और वेब डिजाइन किया। 15 वॉर हॉर्स में अपना बड़ा ब्रेक मिलने से ठीक पहले उन्होंने लगभग हमेशा के लिए अभिनय छोड़ दिया था। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को प्रमोट करते हुए CBS न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे निचला बिंदु बताया और खुलासा किया कि उन्होंने एक अलग करियर पथ लेने पर विचार किया। मैं एक तरह से रॉक बॉटम पर पहुंच गया था और वास्तव में सोचा था कि यह बेवकूफ़ी थी और मैंने अपने जीवन के 3 या 4 साल बर्बाद कर दिए। मेरे पिता चाहते थे कि मैं वेल्डर की नौकरी करूं। आजीविका। इरविन 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इरविन ने टेलीविजन सीरीज लाइफ बाइट्स 10
17 में ल्यूक का किरदार निभाया और रॉयल शेक्सपियर कंपनी के 2010 के प्रोडक्शन डंसिनेन में नजर आए। 18-19 इंटरव्यू मैगजीन में उनके हवाले से कहा गया था, मेरे सभी दोस्तों ने डंसिनेन के लिए मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने कहा था तुम पैर बनोगे। दरअसल अपने पहले सीन में मैं 2 शाखाएं लहरा रहा था। 20 जून 2010 में उन्हें 2011 की स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म वॉर हॉर्स में मुख्य भूमिका में लिया गया। 21 यह फिल्म माइकल मोरपुर्गो के उपन्यास का रूपांतरण थी जिसका शीर्षक भी वॉर हॉर्स था। 22 स्पीलबर्ग ने खुलासा किया कि वह वॉर हॉर्स के लिए एक अज्ञात अभिनेता की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने अल्बर्ट के लिए सैकड़ों अभिनेताओं और नए लोगों को देखा, मुख्य रूप से नए लोग, और किसी के पास जेरेमी जैसा दिल, आत्मा या संचार कौशल नहीं था। 23 इरविन को अपने वेस्ट कंट्री उच्चारण की जांच करने के लिए कैमरे पर वॉर हॉर्स स्क्रिप्ट का एक भाग पढ़ने के लिए कहा गया था। 24 अल्बर्ट की भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के प्रयास में इरविन ने वेट ट्रेनिंग ली और लगभग 6.4 किलोग्राम 14 पाउंड मांसपेशियां हासिल कीं। 26 अपने काम के लिए उन्हें यंग ब्रिटिश परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए लंदन फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और बेस्ट मेल न्यूकमर के लिए एम्पायर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 27 अप्रैल 2011 में वैराइटी ने बताया कि इरविन को चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के 2012 के फिल्म रूपांतरण में पिप के रूप में लिया गया था। 28-29 अक्टूबर 2011 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने घोषणा की कि वह द रेलवे मैन के फिल्म निर्माण में युवा एरिक लोमेक्स की भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। 30 उन्होंने एक मेथड एक्टर के रूप में ख्याति अर्जित की जब उन्होंने 2 महीने तक बिना भोजन के रहे, लगभग 13 किलोग्राम 2 स्टोन वजन कम किया और द रेलवे मैन में अपने टॉर्चर सीन स्टंट किए। 31 इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र फिल्म नाउ इज गुड में अभिनय किया। 32 फरवरी 2013 में वैराइटी ने कहा कि उन्हें द वर्ल्ड मेड स्ट्रेट उपन्यास पर आधारित फिल्म में कास्ट किया गया था। 12 अगस्त 2014 को डेडलाइन ने बताया कि इरविन को मैरी शेलीज मॉन्स्टर में परसी बिशे शेली के रूप में लिया गया था। 34 नवंबर 2015 में उन्होंने डॉन ब्रोको के संगीत वीडियो नर्व में अभिनय किया। उन्होंने बैंड के सदस्यों की तरह ही बेडफोर्ड मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई की। 35 अगले महीने वह बिलियनेयर बॉयज क्लब के कलाकारों में शामिल हो गए। 36 जुलाई 2017 में उन्होंने पुष्टि की कि वह द लास्ट फुल मेजर के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 37 2018 में उन्होंने मम्मा मिया हियर वी गो अगेन में सैम कारमाइकल के युवा संस्करण को चित्रित किया। 39 मई 2021 में उन्हें विभिन्न ग्रीन लैंटर्न पात्रों पर आधारित HBO मैक्स लाइव एक्शन टेलीविजन श्रृंखला लैंटर्न में एलन स्कॉट के रूप में लिया गया था। 40 फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई थी कि उन्हें आउटलैंडर प्रीक्वल श्रृंखला आउटलैंडर ब्लड ऑफ माई ब्लड में हेनरी ब्यूचेम्प के रूप में लिया गया था। 41 वह साइलेंट हिल वीडियो गेम पर आधारित आगामी हॉरर फिल्म रिटर्न टू साइलेंट हिल में जेम्स सुंदरलैंड को चित्रित करने के लिए भी तैयार है। स्टूडियो कैनाल SAS 1 जिसे पहले ले स्टूडियो कैनाल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, कैनाल प्लस DA और कैनाल प्लस प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता था और स्टूडियो कैनाल इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता था, एक फ्रांसीसी फिल्म और टेलीविजन उत्पादन और वितरण कंपनी है जो कैनाल प्लस SA की सहायक कंपनी है। जून 2025 तक कंपनी की यूरोप और अमेरिका में 13 प्रोडक्शन कंपनियां हैं और इसकी विशाल फिल्म लाइब्रेरी में लगभग 9000 फिल्में हैं। कंपनी दुनिया भर में होम वीडियो रिलीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अपनी फिल्मों के संरक्षण और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करती है। इतिहास यह भी देखे ग्रुप कैनाल प्लस इतिहास। 1 जनवरी 1987 को कैनाल प्लस प्रोडक्शंस की स्थापना नवंबर 1984 में स्थापित केबल चैनल कैनाल प्लस की सिनेमा फिल्म सहनिर्माण सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। इस सब्सक्रिप्शन चैनल की सहस्थापना आंद्रे रुसेलेट 2 और पियरे लेस्क्योर ने की थी। 3-4 इसका उद्देश्य कैनाल प्लस की अपनी लाइब्रेरी बनाकर अमेरिकी प्रमुख स्टूडियो पर निर्भरता कम करना था, जिसका उपयोग पेटीवी चैनल अपने चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते थे। 2 दिसंबर 1990 तक कैनाल प्लस प्रोडक्शंस ने ले स्टूडियो कैनाल प्लस का नाम बदल दिया और क्रिस्टोफ कीस्लोवस्की की अपनी पहली फिल्म द डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक रिलीज की। 4 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि कैनाल प्लस फ्रांसीसी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता था।
अपनी आय का 10% फ्रांसीसी निर्मित फिल्मों पर खर्च करने के दायित्व के साथ साथ अमेरिकी फिल्म अधिकारों का यूरोप का सबसे बड़ा खरीदार था। 2. कैनाल प्लस ने अन्य कंपनियों में भी निवेश किया। 1991 में इसने स्वतंत्र अमेरिकी स्टूडियो कैरोलको पिक्चर्स में 5% हिस्सेदारी खरीदी। 2. हालांकि 1992 में कैरोलको पिक्चर्स के कॉरपोरेट पुनर्गठन में प्रवेश करने के बाद ले स्टूडियो कैनाल प्लस को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टूडियो कैनल के शुरुआती वर्षों के सबसे उल्लेखनीय निर्माणों में टर्मिनेटर 2, जजमेंट डे, JFK, बेसिक इंस्टिंक्ट, क्लिफहैंगर, अंडर सीज, फ्री विली और मूल स्टारगेट फिल्म शामिल है। उन दिनों इसे ले स्टूडियो कैनाल प्लस या केवल कैनाल प्लस के नाम से जाना जाता था। उद्धरण वांछित कंपनी द्वारा वित्तपोषित अन्य फिल्मों में U571, बुली और ब्रिजेट जोन्स डायरी शामिल है। स्टूडियो कैनल ने डेविड लिंच की फिल्म मुल्होलैंड ड्राइव के अंतिम तीसरे भाग को भी वित्तपोषित किया। 5. स्टूडियो कैनल ने ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंच भाषा की फिल्म बन गई, और इंटीमेट स्ट्रेंजर्स जैसी फ्रेंच भाषा की फिल्मों को भी वित्तपोषित किया। टर्मिनेटर 2, जजमेंट डे जैसी फिल्में जिसने 519 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, बेसिक इंस्टिंक्ट जिसने 352 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और द टूरिस्ट जिसने दुनिया भर में 278 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, स्टूडियो कैनल के लिए बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट रही है। 6, 7, 8 जनवरी 1996 में ले स्टूडियो कैनाल प्लस ने कैरोलको पिक्चर्स की लाइब्रेरी के लिए 56 मिलियन डॉलर की बोली लगाई। 20वीं सेंचुरी फॉक्स, जो मूल रूप से 50 मिलियन डॉलर में लाइब्रेरी खरीदने के लिए सहमत हुआ था, ने अपनी बोली घटाकर 47.5 मिलियन डॉलर कर दी और अंतर प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गया, जिससे यह अधिग्रहण कैनाल प्लस का लाइब्रेरी अधिग्रहण में पहला प्रयास बन गया। 9, 10 ले स्टूडियो कैनाल प्लस की मूल योजना एक अखिल यूरोपीय वितरण नेटवर्क बनाने की थी। उन्होंने 1997 में विदेशी बाजार में अपना पहला ज्ञात अधिग्रहण किया जब उन्होंने जर्मन फिल्म वितरण कंपनी टोबिस फिल्म में 20% अल्पमत हिस्सेदारी खरीदी, जो जर्मन फिल्म वितरण शैली में उनके पहले प्रवेश के साथ साथ उनकी पहली जर्मन सहायक कंपनी थी। बाद में उन्होंने फरवरी 2000 में हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% कर दी और कंपनी का नाम बदलकर टोबिस स्टूडियो कैनाल कर दिया। 1 दिसंबर 1998 को कैनाल प्लस की सभी फिल्म, टेलीविजन, संगीत, वीडियो उत्पादन गतिविधियां आदि को एक नई इकाई कैनाल प्लस इमेज में समूहीकृत किया गया, जिसे 2000 में स्टूडियो कैनाल के रूप में पुनर्ब्रांडेड किया गया। दिसंबर 2000 में स्टूडियो कैनल ने इटली में एक संयुक्त उद्यम वितरण कंपनी शुरू करने के लिए इतालवी सार्वजनिक प्रसारण कंपनी राय के साथ उसके प्रभाग राय सिनेमा के माध्यम से भागीदारी की, जिसने स्टूडियो कैनल की इतालवी फिल्म निर्माण और वितरण बाजार में पहली प्रविष्टि को चिह्नित किया। संयुक्त उद्यम फिल्म वितरण कंपनी का नाम बाद में 1 साल बाद मई 2001 में 01 डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में सामने आया। 13-14 हालांकि 2 साल बाद जून 2003 में स्टूडियो कैनल ने घोषणा की कि उसने इतालवी संयुक्त उद्यम वितरण संगठन 01 डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी 50% हिस्सेदारी इतालवी सार्वजनिक प्रसारण कंपनी राय को अपने सिनेमा प्रभाग राय सिनेमा के माध्यम से बेच दी है, जिससे बाद में 01 डिस्ट्रीब्यूशन का पूर्ण नियंत्रण हो गया। 15-16 जुलाई 2001 में स्टूडियो कैनाल ने स्पेनिश पे टेलीविजन कंपनी सोगे केबल, उस समय विवेंडी यूनिवर्सल के पास सोगे केबल का 21% स्वामित्व था, से सोगेपेक में 45% हिस्सेदारी 36.2 मिलियन डॉलर में हासिल करके स्पेनिश फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। साथ ही पूर्व को अपनी स्पेनिश सहायक कंपनी स्टूडियो कैनाल एस्पाना में 73% नियंत्रण हिस्सेदारी और संयुक्त उद्यम वार्नर सोगे फिल्म्स में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी भी दी। 17-18-19 अगले महीने स्टूडियो कैनाल ने फ्रांसीसी टेलीविजन प्रोडक्शन पावरहाउस एक्सपैंड में 52% हिस्सेदारी हासिल कर ली। तो बात कर ले दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो ये 22 अगस्त को एक तरह से OTT पर रिलीज़ होने वाली है। बाकी एक्सप्लेशन की बात कर ले, एक्सप्लेशन मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। जैसे ये रिलीज़ होती है तो हमारे इस चैनल पर ही एक्सप्लेशन की वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।